ऐसे फोर्स लगाएं कि किसी एंगल पर तो उतना नहीं लगेगा, लेकिन अगर सिंपली ऐसे मैं प्रेस करूं तो क्या लगेगा फोर्स। इसको कहेंगे परपेंडिकुलर। इस सरफेस पे मैं कितना एंगल बना रहा हूँ, 90 डिग्री बना रहा हूँ कि नहीं। द परपेंडिकुलर फोर्स, जब कभी तुम नेल ठोकते हो तो ऐसे मारते हो कि तिरछा मारते हो हैमर, तो सीधा फोर्स लगाना, उसे क्या कहेंगे। ये नेल रखी और इस पे मारते हैं तो जो फोर्स परपेंडिकुलर लगता है उसे क्या कहते हैं, थ्रस्ट। ऐसे तो नहीं करते हो, ठीक है। तो पर लिखो परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस, किसी चीज पर किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, ऑन ए सरफेस एरिया इज कॉल्ड। कभी आपने नोटिस बोर्ड पे पिन लगाई है तो ऊपर से थंब से ऐसे प्रेस करते हैं तो वो थ्रस्ट है। समझ में आई बात कि नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स। और मान लीजिए कि आपने किसी पर फोर्स लगाया, चाहे आपने किसी चीज पर, इस पर आपने फोर्स लगा दिया, और जो भी आपने फोर्स लगाया किसी चीज पर, तो फोर्स आपने लगाया मान लो 10 न्यूटन, और जो भी फोर्स आप लगा रहे हैं इस पर 10 न्यूटन, वो एक पर्टिकुलर एरिया में, तो इसका एरिया भी जरा देखो, ये 2 मीटर है और ये 4 मीटर है। इस पर आपने कितने का नगदी फोर्स लगा दिया, मान लीजिए 100 न्यूटन। कितना लगा दिया, 100 न्यूटन। वैसे आप जब खड़े होते हो तो जमीन पर कितना फोर्स लगाते हो, जमीन को दबाते हो कि नहीं, तो कितना फोर्स लगाते हो, 40 किलो के तो हो गए ना, तो कितना फोर्स लगाते हो जमीन पे, जी को 10 ले लो, अब तो बताओ सर 400 न्यूटन। सही है। तो हम खड़े होते होते ही जमीन पे 400 न्यूटन लगा देते हैं। भाई 40 किलो के हैं तो m इंटू जी, डब्ल्यू क्या होता है बताओ, W W = m इंटू जी। सही है। तो इस तरीके से मान लो कोई अगर 10 किलो का बच्चा है तो वो कितना फोर्स लगाएगा, 100 न्यूटन, 10 इंटू 10, 10 किलो का बच्चा और 10 जी रख लो तो 100 लगा देगा कि नहीं। लेकिन जो भी फोर्स लगाया जा रहा है वो कितने एरिया में लगाया जा रहा है, या इसी पे मैं इस डायस पर या पोडियम पर 10 किलो गेहूं बिखरा दूं तो बोलो वो जो गेहूं है वो इस पोडियम पर कितना फोर्स लगा रहा है। यहाँ देखो 10 किलो गेहूं बिखराया है तो 10 किलो हो गया गेहूं, और मान लीजिए 10 जी की वैल्यू ले लिए तो कितना न्यूटन हो गया, 100। अच्छा इस डायस का या पोडियम का, नाउ व्हाट इज द सरफेस एरिया, ये 1 मीटर है, देखो 1 मीटर है, और ये 1/2 मीटर पे बनवाया गया है, ये कितना है, तो मान लीजिए ऐसे ही हमने किसी पोडियम का 2/4 बनवा लिया। तो आप मुझे बताएंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय प्रेशर, प्रेशर क्या होता है। So force exerted per unit area. यस दैट इज थ्रस्ट, फोर्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Thrust. थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, कहेंगे प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला क्या होगा, थ्रस्ट अपॉन सरफेस एरिया में, देख लीजिए थ्रस्ट अपॉन एरिया लिखा है। तो अनिकेत बताइए इस केस में कितना प्रेशर लग रहा है, Pressure लगेगा इसमें। थ्रस्ट कितना है, Thrust है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। एरिया बताओ, एरिया कैसे निकालोगे यहाँ पे, 4 into किसी रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हो, 4 into L into B। दैट इज 4 into 2, 8। तो 8 मीटर स्क्वायर। तो ये 100 न्यूटन बाई 8 मीटर स्क्वायर, 8 से डिवाइड करो, या पहले 2 से कर लो, 4 से कर लीजिए, 4 2 जा 8, 4 5 जा 24 दे, तो कितना हो गया, दैट इज 12.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना इस पे प्रेशर लगा। दिव्यांश मुझे ये बताइए प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बहुत अच्छा, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, सही है। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम और क्या कह सकते हैं, पास्कल। क्या कह सकते हैं, ये किसके नाम से है, ब्लेज पास्कल, जिन्होंने प्रेशर पर बहुत काम किया है, उनके नाम पे कई लॉ, उनमें से कुछ आज हम देखेंगे।
तो ये इट इज ऑन द नेम ऑफ ब्लेज पास्कल। कितना, इसे क्या कहेंगे बोलिए, पास्कल। या तो कैपिटल पी भी लिख सकते हैं, और नहीं तो जो लोग स्मॉल में लिखना चाहें तो वो पास्कल लिखने की भी सुविधा दी गई है। साइंटिस्ट का नाम भी लिखना हो तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। और पास्कल को पी ए कहेंगे, क्या कहेंगे, पी ए। तब कैपिटल लिख देना। अब जरा देखो, दैट इज थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या है, इट्स यूनिट इज पास्कल। प्रेशर ऑलवेज हैज डायरेक्शन। प्रेशर के पास क्या होता है, हैज डायरेक्शन भी होगा। नाउ अनुष्का 1 पास्कल को डिफाइन करो। हाँ, एरिया, यानी ये कहना चाहती हैं कि प्रेशर क्या होता है, बोलो, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अगर 1 न्यूटन का थ्रस्ट एक्ट कर रहा हो, कितने एरिया पे एक्ट कर रहा हो, 1 मीटर स्क्वायर पर, तो ऐसे में कहेंगे then the pressure acting on that surface is 1 पास्कल। मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, ये भी 1 ले लो और ये भी 1 ले लो, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा कि नहीं। यस। और इस पर टोटल कितना फोर्स लगा दिया, 1 न्यूटन, यानी 0.1 kg। 100 ग्राम गेहूँ बिखेर दो इस पे, तो वही 1 पास्कल। 0.1 kg होगा, तो 0.1, उससे वेट कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 10, 1 न्यूटन आ जाएगा, है ना। अब जरा देखो, बहुत अच्छी बात कही है, इफ ऐसा कर दो 1 न्यूटन कितने पे काम करे, 1 मीटर स्क्वायर पे कितने पे काम कर जाए प्रियांशु। इफ 1 न्यूटन थ्रस्ट इज एक्टिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, then it is said that the pressure acting on that surface is 1 pascal। क्योंकि 1 by 1 क्या होता है, 1 ही तो होता है। देखो, if 1 Newton thrust is acting on 1 meter square area, then the pressure acting on that area is 1 pascal. Now it is, तुम्हारी बुक में नाम लिखा भी है, this unit is given on the name of Blaise Pascal। एग्जाम्पल 9.6 के ठीक ऊपर लिखा है, this unit is given on the name of scientist Blaise Pascal। चलिए एग्जाम्पल 9.6 देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक ब्लॉक है जो टेबल टॉप पर रखा हुआ है, और वो ब्लॉक जो उसका कांटेक्ट एरिया कितना है, वही एरिया लिया जाएगा, यानी कि जो जमीन पे कांटेक्ट कर रहा है, इसी पे तो सारा वेट एक्ट करेगा। यस। तो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट के साथ थोड़ी ना ले लेंगे, जितना पैर हमारे जमीन पे टच है उसी पे तो हम प्रेशर लगा रहे हैं, वही सरफेस एरिया लेंगे। तो अब जरा देखें, ये कितने केजी का ब्लॉक है, दैट इज 5 kg, और इसकी जो जमीन में कांटेक्ट एरिया है, कांटेक्ट सरफेस है, उसका टोटल एरिया क्या है, जबकि इसकी डायमेंशन 20 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है, तो लेंथ कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड करो, मीटर बदल जाएगा, और नहीं तो यूनिट फैक्टर भी लगा सकते हो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 से, ऐसे भी लिख सकते हो। 1 से ही तो मल्टीप्लाई किया, इससे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, और 20 और 100 एक 0 भी कट गया, तो 2/10 कितना होता है, 0.2 मीटर। वरना सिंपली भी 100 से डिवाइड कर सकते। और ब्रेथ कितनी है,
10 सेंटीमीटर, तो 10/100 जो आपको अच्छा लगे। तो while interconversion of units are to be mentioned at both the places। ये नहीं क्या सेंटीमीटर लिख दिए यहाँ मीटर नहीं लिखे, ऐसा लिखोगे तो गलत होगा। यहाँ जो है तो दोनों जगह लिखना, ठीक है। अब कितना हो गया बोलो? एरिया का क्या फार्मूला है साची? लेंथ इनटू, तो मुझे ये बताइए कि कितना आ जाएगा साची? दिव्यांश मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ कर लिया, देखो करेक्ट। आप भी बोलो दीपिका। 0.02 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक डिजिट इसके पहले एक डिजिट इसके पहले, तो 2 डिजिट पहले, सही है। अब जरा देखो, तो ये तो एरिया हो गया। अब प्रेशर हमें निकालना है, तो प्रेशर के लिए 5 kg की चीज सोनाक्षी अगर नीचे वेट लगाएगी तो कितना वेट या थ्रस्ट लगाएगी? इसका वेट कितना होगा? वेट इज इक्वल टू mg, 5 kg की है और 9.8 लगता है g की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा? 49.0 न्यूटन। यहाँ तक सही है। जो इसका वेट है वही तो परपेंडिकुलर थ्रस्ट है, जमीन एक सरफेस है और उस पर एक परपेंडिकुलर वेट लगा, तो थ्रस्ट का काम करेगा। अगर आप थ्रस्ट अपॉन एरिया कर दें, ये कांटेक्ट एरिया है, ये जो भी हमने निकाला ये क्या है बोलो? कांटेक्ट एरिया। इधर से जो लग रहा है उसे वेट कहोगे कि नहीं कहोगे? तो वेट अपॉन कांटेक्ट एरिया, यही तो प्रेशर होता है। तो प्रेशर का फार्मूला लगाओ ए केस में, यदि हम ए केस कर रहे हैं, बी भी करना है, तो दैट इज प्रेशर क्या है? इट इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट, दैट इज थ्रस्ट, यहाँ वेट ही माना जाएगा, वेट की वैल्यू, और अपॉन एरिया, तो दैट इज 49 अपॉन 0.02। अब नीचे 2 डिजिट पहले डेसिमल है, इसे हटा दो और यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से। 2 से डिवाइड करो तो ये कितना आया? 50 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, तो 24 और एक 0 भी लग जाएगा। तो कितना प्रेशर आ गया? दैट इज 2450 पास्कल। ये आ गया। पूछो कितनी बताएं? प्रेशर के बाद थ्रस्ट होता है। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट। अगर 5 kg की चीज़ है तो नीचे कितना वेट लगाती है? डाउनवर्ड बोलो, mg। तो चाहे तुम यही mg कर लो, थ्रस्ट की जगह mg कर लेना। अब एरिया तो तुम जानते हो, L × B, सही है। अगर आपको ऐसे करना है तो आपको एक दूसरा मेथड भी बता देंगे, देखो। इस मेथड में कहीं कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, सीधा आप सवाल यही शुरू कर सकते हैं कि प्रेशर इट इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट को क्या लिख दो? वेट अपॉन एरिया को क्या लिख दो? L इंटू, और वेट का फार्मूला क्या लिखोगे? और अभी भी यहाँ पर तुम चाहो तो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, लेकिन फिर सेंटीमीटर जरूर लिखना पड़ेगा। 20 और 10 लिखोगे तो बिगड़ जाएगा मामला। बोलो समझ आई? अच्छा, मास को 5 kg और जी को 9.8 और यहीं पे बदल लो, तो फिर भी इंटर कन्वर्जन करोगे तो इंटर कन्वर्जन में दोनों दिखाना पड़ेगा, और नहीं तो सिंपली 0.2.1 लिखोगे तो सही है। ऐसा ही यूनिट तो सिंपली डाली जा सकती है, यूनिट ना डाला जाए। मान लो सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो ऐसे बोलो। समझ आ गया सब कुछ कि नहीं? अब इसे सॉल्व कर लो, तो 5 और इससे कितना आ गया है? 49, और 0.2 और 0.1 का क्या करोगे? 4 9 2 0 बढ़ जाएंगे और अपॉन 2, क्योंकि 2 डेसिमल ऊपर कर दिए, और इसको क्या लिखोगे? 2450 ये बात तुम्हें समझ आ गई? ऐसे कर सर पास्कल है, पास्कल। सॉरी, इसे क्या लिख रहे हैं? पास्कल। अब इसको कैसा रखा गया है? सेकंड केस देखो,
दैट इज 40 into 20 बी पार्ट। अगर उसी बॉक्स को दो तरीके से रखा गया है, मान लीजिए मैं बॉक्स को ऐसे रखूं जिगिशा, तो प्रेशर ज्यादा है कि ऐसे? इसमें ज्यादा प्रेशर पड़ा इस केस में। दो तरीके से ये कह रहे हैं, मान लो मेरे हाथ में नीडल है और मैं ऐसे इनके हाथ में डालूं, कह रहे सर इसमें तो प्रेशर नहीं, इसमें बहुत प्रेशर आया। इनका ये कहना है। तो तुम बताओ सोनाक्षी, इसमें प्रेशर रहेगा कि नीडल जो कंपास है तुम्हारे हाथ में ऐसे डालूं कि ऐसे? बताओ, पहले वाला जब ना। तो इफ सरफेस एरिया इज लेस देन द प्रेशर इज मोर। बोलो बात समझ आई? इसीलिए हम लोग चौड़े चौड़े स्ट्रैप्स वाले स्कूल बैग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया इज मोर देन द प्रेशर इज लेस। क्यों चौड़े स्ट्रैप वाले स्कूल बैग इस्तेमाल करते हैं? रस्सी में ले जाओ, बैग भर भर के काम। तो इफ एरिया इज लेसर तो क्या होगा बोलो? प्रेशर विल बी। अगर डिनोमिनेटर कम कर दोगे तो ये बढ़ा दोगे, तो ये दोनों बात समझ में आ गई। तो अब अभी ये बताओ, ये ठीक रहेगा कि इसको मैं लुढ़का दूं तो ठीक रहेगा? लुढ़का देंगे तो प्रेशर कम पड़ेगा। चलो, इसीलिए जब हम खड़े होते हैं तो हमारा पैर दर्द करता है और बिस्तर पर सो जाने के बाद पीठ नहीं दर्द करता, क्योंकि हम अपना प्रेशर कम कर लेते हैं ना। वही 40 किलो पैर पे पड़े तो पैर दर्द करता है कि नहीं? अब लेटने में कहीं पीठ दर्द करती है? अब देखो सेकंड केस में भी हम सांची ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें नीचे कौन कौन सा कांटेक्ट एरिया है? 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। जो ऐसा ना लिखना चाहें उनको एक और ऑप्शन है, P इज इक्वल टू F बाई V। ये भी किया जा सकता है। फिर F को क्या लिखते हैं? वेट। वेट को स्मॉल w लिखिएगा, फिर स्मॉल w को क्या लिखते हैं? mg। और एरिया को क्या लिखते हैं? L इंटू बी। जितनी वैल्यू प्लेस करो। 49 नहीं करना, वैल्यू प्लेस करनी। 5 into 9.8 5 into 9.8 by 40 into 20 0.4 into 0.2। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रख दो वैल्यू। तो क्या होगा? 49 और अगर पॉइंट और पॉइंट 2 हटें तो 2 0 बढ़ेगा और नीचे क्या बचेगा? 4 into 2। 2 से इसको कट करो तो क्या 2450 आया? 4 से और कट करो तो 4 से अगर हम कट करेंगे 2450 का तो क्या होगा? 4 6 जा 24, 4 1 is, और 4 2 जा, और 4 5 जा 20, that is 612.5 पास्कल। तो अगर वैसे करेंगे तो 1/4 प्रेशर रह जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, why it is better to have, ठीक है, स्कूल बैग्स विद ब्रॉडर स्ट्रैप्स। जो स्ट्रैप्स होते हैं वो कैसे होना चाहिए? टू हैव स्कूल बैग्स विद ब्रॉडर स्ट्रैप्स। चौड़े चौड़े होना चाहिए। ब्रॉडर भी लिख सकते हो या वाइड भी लिख सकते हो। That is pressure is inversely proportional। मैं सिर्फ एरिया की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं F लिखूं, मैं सिर्फ एरिया से भी रिलेट कर सकता हूँ। दो फैक्टर, ये बात समझ में आ गई ना? ऐसे हमने पहले किया नहीं है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, फिर दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो, फुटकर में भी लिख सकते हो। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सेंटेंस पूरा करो अभिनव। If area is increased then pressure is increased. increase। ये अच्छा तो बोला, ये सुनने में कितना Pressure is अच्छा लग रहा है। decrease. हाँ? Pressure is decrease. Decrease, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था जो भी बोला।
चलो कोई बात नहीं, बट फैक्ट है कि डिक्रीज होगा। आंसर क्या है कि एरिया, अगर एरिया बढ़ेगा, जब मैं इनको चौड़ा स्टेप देख रहा हूँ, कह रहे कितना दर्द हो रहा है सर, पतला लो, एक तार लो सर, हल्का करना है प्रेशर। मतलब ये हो सकता है इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता होगा ना। इफ एरिया इज इंक्रीज तो क्या होगा, प्रेशर विल बी डिक्रीज। जैसे जैसे तुम बताओ नीचे की चीज बढ़ाते चले जाओ तो इधर की जो चीज है वो कम होती जाएगी कि बढ़ेगी, और बढ़ा दो जीरो, एक चीज बढ़ाओ नीचे वाली, as the denominator increases then the value decreases। ये तो होता ही है ना, सही बोलो, बात समझ आ गई? तो लिखो if area is increased that is pressure किसके inversely proportional है, inversely proportional to area। सर सरफेस एरिया होगा ना, क्योंकि सरफेस पे जो मतलब फोर्स लग रहा है ना। बिल्कुल सही। चलो तो सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इतना बात समझ आ गया? यस जो वाइडर स्ट्रैप्स होते हैं क्या उनका ज़्यादा एरिया रहता है? स्ट्रैप्स हैव मोर एरिया, मोर कॉन्टैक्ट एरिया, तो उससे क्या होगा? So less pressure is exerted on, less pressure is exerted on shoulders, यही reason है। That's why wider straps are preferred in school wear। एक क्लास तुम्हारी छूट गई है जिगिसा संडे वाली, उसका वीडियो देख लेना, उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत है। चलो आगे की बात देखो, ये तो बात हो गई प्रेशर की। अब हम बात करेंगे श्रेया प्रेशर इन फ्लूइड, पानी में क्या होगा प्रेशर, वो चेक करें। दैट इज कॉल्ड प्रेशर इन मान लीजिए कि अगर एयर एंड जो भी गैसेस होंगी एंड लिक्विड्स बोथ आर फ्लूइड, जो फ्लो कर सके उसे फ्लूइड कहते हैं। क्या हवा बहती है, हम लोग कहते नहीं है कि विंड इज ब्लोइंग, जो फ्लो कर सके, हवा बह रही तो ये भी फ्लूइड, जो बह सके वो फ्लूइड। गैसेस एंड लिक्विड दोनों किस में आते हैं? एंड लिक्विड्स बोथ आर फ्लूइड्स। ये फ्लूइड्स क्यों हैं? एज दीज कैन फ्लो, कब फ्लो करेंगे? व्हेन बाउंड्रीज आर रिमूव, अगर बाउंड्री हटा दो फ्लो करेंगे। अब जरा देखो, ये मुझे बताओ अविश कि मान लो मैंने इसमें पानी भर लिया और इसमें मैंने 3 छेद कर दिए, तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि क्या ये डायग्राम सही है या गलत, ज़्यादा नहीं बताना। इसमें हमने वाटर भर दिया, तुमको ये जो ये इससे निकल रहा है वाटर जेट, तो क्या ये डायग्राम तुम्हारे हिसाब से सही कैसा नहीं होना चाहिए, या ये ठीक लग रहा है तुम्हें? ए या बी में बताना। पानी भर लिया, यहाँ छेद कर दिया, यहाँ छेद कर दिया, यहाँ बताओ। सेकंड, इन्होंने तो बोल सेकंड है, आपको वोटिंग करनी है अगर इन्हें सरपंच बनाना है अपने इलाके का। सर फर्स्ट, सेकंड सही है, ये फर्स्ट कह रहे हैं। अब फर्स्ट है, फर्स्ट आप कह रहे हैं, यानी जितना नीचे होगा उतनी तेजी धार से पानी निकलेगा क्या, और ऊपर जहाँ पानी वहीं पे छेद कर दो तो टप 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 गिरेगा। कि अगर यहाँ पे छेद किया तो वो सबसे धार से निकलेगा, यहाँ करोगे तब धार से नीचे। तो आप यानी इनका समर्थक, फिर आप सरपंच बनने से रह गए, जो भी नहीं पकड़ने लगते। बात समझ आई कि नहीं? कि इफ
फ्लूइड, यानी एज वी मूव डाउन द फ्लूइड, तो क्या होगा, डीपर द पॉइंट मोर इज द प्रेशर ऑन फ्लूइड, डीपर पॉइंट पर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं? अब जरा देखो, ये सही है और ये क्या होगा, गलत, कि नीचे वाला धीरे नहीं गिरेगा, और ये सोचो कि यहीं है, यहीं पे कर दे, तब तक टप 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 गिरेगा, कि वो दूर भागेगा। यहीं पे सोचो, यहीं छेद करें तो पानी गिरेगा ही, और सबसे नीचे होगा तो दूर भागेगा। सही है? अब चला देखो क्या लिखे बताइए, डीपर इज द पॉइंट मोर इज द प्रेशर। अगर तुम सी में 1 किलोमीटर नीचे चले जाओ, इतना प्रेशर है कि बॉडी को फाड़ के रखे 1 किलोमीटर नीचे। इसीलिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, पानी में गोताखोर जाते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा सूट लेके जाते हैं, प्रेशर सूट, 1 किलोमीटर नीचे ही इतना प्रेशर। अब देखो, तुमको ये बताना है तृप्ति कि मान लीजिए मैंने इसमें 3 छेद कर दिए, तो ये डायग्राम ठीक है कि अगर 3 छेद कर दिए एक ही लेवल पर, ये ठीक, मतलब क्या इक्वली चारों तरफ गिरेगा कि कोई से ज्यादा निकलेगा, कोई कम से, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। एक ही लेवल पर किए छेद किसी टीम, बोलो सेकंड वाला आपको ठीक लग रहा है दीदी, बस तो आप सरपंच बन गए। सही है? ये बात किसने कही, ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल ने क्या कहा, एट इक्वल हाइट द प्रेशर, अगर इक्वल हाइट होगा तो क्या होगा बताओ, द प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स आर सेम। फिर से समझो इस चीज को, ब्लेस पास्कल ने क्या कहा, ये देखो, मान लीजिए ये ऐसा है और अब यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ से इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, और फ्लूइड है, और फ्लूइड में क्या है कि एक पाइप है, और इसमें ये है, ये आपका बूट, और आप बैठे हैं कार में। सही है? तो बताओ, जब इस पे आप प्रेशर लगाते हो, कार में ब्रेक लगाते हो आगे से, तो क्या वो चारों पहियों में, क्योंकि पहिए तो सेम लेवल पर हैं, तो इसका फ्लूइड इसमें जाएगा और वो फ्लूइड यहाँ बहते बहते जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो क्या चारों में जब आगे बढ़ेगा तो क्या ये ब्रेक शू इसको इससे चिपका देगा और कार के पहिए रुक जाएंगे? यस सर। भाई इसमें फ्लूइड, जब तुमने इसको दबाया तो फ्लूइड कहाँ जाएगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर 4 पहिए हैं कि नहीं, तो क्या चारों पहिए बराबर से रुकेंगे या 3 रुक जाएंगे, चलता रहेगा बराबर से? तो ये किस प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं, ब्लेस पास्कल। पास्कल्स लॉ क्या है बताइए, अभी बताया कि एट इक्वल हाइट द प्रेशर एक्सर्टेड इन ऑल द डायरेक्शन इज सेम। नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ब्लेस पास्कल का नियम, पूरी दुनिया में हजारों मोटर कार हर सेकंड रुकती हैं, और किसी एक पे भी लागू ना करे तो वो फेल हो जाए, लेकिन कहीं ऐसा हो रहा है पूरी दुनिया में? चारों पहिए अभी तक सबके एक साथ ही रुके हैं, 3 रुक जाए, एक चलता रह जाए, नहीं हो रहा ना? तो क्या लिखेंगे बोलिए, पास्कल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है, प्रेशर। तो पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर लिखो, लॉ ऑफ प्रेशर। ये किस चीज पर कहा गया, कि दैट इज इन फ्लूइड एट इक्वल हाइट। जो इक्वल हाइट होगी तो क्या होगा,
pressure acting in all the direction is same. In all the at all the points is same. इसको कहते हैं पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर, जो कि हमने अभी देखा। आगे की बात करें, चलिए ये देखो, ये जो मैंने बताया है इट इज बियांसी से ठीक ऊपर वाली लाइन है, पढ़ लो बुक में। बियांसी के ऊपर वाली 2 लाइन पढ़ो तो पता चल जाए पास्कल का लॉ। अब हम बात करते हैं उत्प्लावन बल यानी बियांसी की। तो ये मुझे बताओ अनिकेत, कभी तुमने हरी बकेट में खाली पेप्सी की बोतल डालने की कोशिश की है क्या? तो वो क्या ऊपर आ जाएगी कि वहीं पे रह जाएगी? ढक्कन बंद करके डालना। ऊपर तो क्या चीज से ऊपर लाती है, रह जाती है वैसे। और सॉलिड में आटे में डालते हो, आटे में डाल दो बोतल, अंदर दबा दो के तो क्या आ जाएगी ऊपर उछल। लेकिन फ्लूइड में क्या होता है, आ जाती है। तो क्या चीज़ है जो उसे ऊपर अचानक ला देती? जैसे ही तुम छोड़ते हो बोतल ऊपर आ जाती है। क्यों ये पेप्सी की बोतल ऊपर आ जाती है अगर तुम उसे वाटर में डालो, कैप लगा तो क्या होता है कि वो फोर्स एग्जर्ट करता है वापस, अपवर्ड फोर्स। तो इट इज कॉल्ड buoyancy। इसे क्या कहते हैं? When something is, when an object is, या तो हल्का भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है। तो या तो पार्शियली इमर्स्ड हो, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है जैसे प्लास्टिक है, वो क्या हो रही है, आंशिक रूप से डूब के तैर रही, तो भी तो उस पर फोर्स लग रहा है, तभी तो है। और या इसी पानी पे कोई ऐसी छोटी कागज की नाव बनाकर तैरा दो तो भी तैरती रह जाएगी। तो दैट इज एक अपवर्ड फोर्स तो लग ही रहा है, ठीक है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली यानी थोड़ा सा ही डूबा हो, या कंप्लीटली इमर्स्ड इन ए लिक्विड, देन अपवर्ड फोर्स एक्ट इन इट। कभी तुम स्विमिंग पूल में गए होगे तो तुमको भी तो हल्का लगता होगा ना, पानी में थोड़ी देर चलते हो तो चल भी सकते हो, अचानक गिर तो नहीं जाते, पानी के सपोर्ट पे चल भी लेते हो, थोड़ी दूर ना भी तैरना आता हो तब भी थोड़ा तो चल ही लेते हो। तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? buoyancy। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन लिक्विड, क्या होगा? पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड, तो क्या होगा बताइए? ठीक है, इमर्स्ड। वाटर ना लिखना क्योंकि किसी भी लिक्विड के लिए काम करता है। इन लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। इस पर क्या क्या चीज लग रही बताओ? अपवर्ड फोर्स लग रहा है, इसे बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, it is called beyond force। so beyond force, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स भी जो है आरिश, उसको अपवर्ड फोर्स को अप थ्रस्ट भी कह सकते हैं या बियॉन्ड फोर्स भी कह सकते हैं। दूसरा नाम क्या बोलो? अप थ्रस्ट, क्योंकि वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड buoyancy। ऊपर लगने वाले फोर्स को अप थ्रस्ट कहो या बियॉन्ड फोर्स, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहोगे? buoyancy। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अब देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं buoyancy के, हम इसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपके बुक में देखो कि कॉर्क डाल दिया गया पानी में, तो क्या कॉर्क तैर रहा है? डायग्राम बना हुआ, चेक करो जरा उसे। तो ये मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है
कि एक वाटर में कोई चीज़ है पड़ी हुई, ठीक है, और प्लास्टिक की चीज़ है, प्लास्टिक की तो हल्की होती है, वाटर से हल्की होती है, तो ये इसमें 2 किलो की प्लास्टिक की कोई चीज़ है, कोई टैंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तैर रही है, सही है। ये क्या कर रही बोलो? तैर रही है। ये प्लास्टिक ऐसा चीज जो कि इसमें तैर रही है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये जो चीज तैर रही है इस पे अब थ्रस्ट कितना लग रहा होगा? करेक्ट। स्वास्थ्य का आप भी बताओ, नहीं तो अपना असेसमेंट दे दिया आप बताओ। सरपंच तो बनना चाहती हो कि वो भी नहीं बनना चाहती मोहल्ले का? इस पे अप थ्रस्ट, कैलकुलेट द अप थ्रस्ट, कैलकुलेट द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन प्लास्टिक ट्यूब। चिकित्सा अनुष्का बोलो, आप टेक्निकल, यू आर मोर टेक्निकल, ब्लू शर्ट वो तो टेक्निकल। 2 न्यूटन। करेक्ट। पता कितनी बड़ी बात कह दी आज साहब, नहीं बड़ी बात की। इन्होंने कहा सर इट इज सो सिंपल, इसका सर वेट बताइए कितना है। तो इन्होंने W कैसे निकाला होगा बोलो? 2 इंटू mg लगाया होगा, इतना इन्होंने मन में किया है। 2 इंटू 10 तो 20 न्यूटन। बोले अगर नीचे इतना फोर्स लग रहा है ठीक इतना ही ऊपर लग रहा है तभी तो तैर रही है। ये सब मन में किया इन्होंने। 20 न्यूटन बोला, 20 न्यूटन वेट है। अगर तुम कितने न्यूटन के हो? 400 न्यूटन के हो। कोई पहलवान 400 का ऊपर लगा दे, खींच ले पकड़ में, हवा में ही टंगे रहो। 440 किलो तो हो गए, और 40 किलो के हो तो नीचे वेट कितना लगा रहे हो? 400 न्यूटन। कोई तुम्हारी कॉलर या कमीज पकड़े और 400 न्यूटन से उठा दे, तो जितना तुम्हारा वेट उतना ही वो ऊपर लगाए, तो तुम हवा में टंगे रहोगे कि नहीं? ऐसा इसके लिए किया गया। तो ऊपर अपवर्ड फोर्स इफ इट इज इक्वल्स टू वेट देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन वाटर। बोलो बात सही है? अगर फोर्स इक्वल हो तो क्या वे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। एक फोर्स को इधर मेज खींचे, एक इधर डस्ट खींचे, तो ये यहीं रहेगी कि नहीं रहेगी? तो इसलिए इस पर अब थ्रस्ट कितना हुआ? तो चलो इस चीज को हम लोग अब लिखें। दैट इज कि इफ अब थ्रस्ट किसके इक्वल हो बोलो? इट इज इक्वल्स टू वेट। तो क्या होगा बताइए? इफ सोनाक्षी अब थ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है? सो इसलिए अब थ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट किसके लिए बोलिए? इसका आंसर इफ ऑब्जेक्ट इज लेस डेंसर देन वाटर। उसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? लेस डेंसर देन फ्लूइड। किससे? वाटर। तो फिर क्या होगा बोलो? उस पे अब थ्रस्ट वेट के इक्वल लगेगा और वो तैरेगा। कुछ डूबती भी तो है चीजें जो भारी होती हैं, इतनी बात तुमको पता है, लेकिन जो हल्की होगी उसके ऊपर जितना वेट है उतना ही क्या लग रहा है? अब थ्रस्ट। सो इट विल फ्लोट। तो मुझे ये बताओ कि अब थ्रस्ट इस पर कितना हो गया? इट इज इक्वल टू वेट का फार्मूला बताइए। और ये कितना ले लिया? 10, तो दैट इज 20 न्यूटन। बोलो सही है? अभी इस चीज को और समझेंगे, अभी ये चीज आएगी दिमाग में धीरे धीरे। लेकिन इतने से तो तुम एग्री करते हो कि ना जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड फोर्स होगा तो इक्वल हो जाएगा, फिर वो डूब नहीं सकती ना। इतना तो एग्री कर रहे हो कि नहीं? अब जरा देखो अगली चीज, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो इंटेस्ट क्वेश्चन भी है जिनमें से 2 मैंने करा दिए। चलो इंटेस्ट क्वेश्चन। सर एक चीज़ पूछनी थी। हाँ सर इसमें न्यूटन का थर्ड का भी तो अप्लाई होता है, क्योंकि मतलब तो कोई एक्शन रिएक्शन वाला यहाँ पे ऐसा नहीं है, बस ऐसा ही है। इसमें एक अपवर्ड फोर्स लगा। चीज़ें अभी समझेंगे तब फिर आपका सवाल है, अभी नहीं। देखो मान लो किसी एक बीकर में तुमने एक स्प्रिंग बैलेंस ले लिया, ये देखो,
और इससे तुम्हारी बुक का ही डायग्राम दिखा रहा है और एक पत्थर बांध दिया। अच्छा बताओ, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये हुक है, तो ये आप देखोगे कि ये दिख रहा है पत्थर 3 kg पर है, और जैसे ही पानी में डाला तो इसकी जो यहाँ नीडल लगी हुई है 3 kg से हटकर कितने पे आ जाएगी? हो सकता है 2 kg पर आ जाए। आप किसी चीज को क्या करिए बताइए कि जिसमें वेट हो उसमें उसको आप किसी चीज में ऐसे टांग ले और फिर चलो अब देखो इसको मैं क्या करूंगा बताओ, इसका कुछ वेट होगा कि नहीं? इसको पानी में डाल दूं तो हम देखेंगे कि अभी ये जितना रीड कर रहा है उससे कम रीड करेगा। अभी देखो कुछ तो रीड करेगा, इसकी कुछ रीडिंग है, ये बुक में देखो कुछ आया नीचे कि नहीं आया, ये देखो नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पानी में या बीकर में डाल देंगे तो ये बुक में दिखा है कि जैसे बीकर में डालेंगे ऊपर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? क्योंकि थोड़ा थ्रस्ट लगेगा। इस चीज़ को बड़ी आसानी से एक्सपीरियंस किया जाता है। ये 40 रुपये का स्प्रिंग बैलेंस आता है लांबा की दुकान पे, और ये 35 रुपये का ब्रास का बॉल आता है। तो आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, नहीं तो हमारे वाले से करीब हो। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? बुक में है ये डायग्राम, ऐसा है कि नहीं? इससे पत्थर लटका सकते हो, ये स्प्रिंग बैलेंस है। कई लोगों के घर में गैस सिलेंडर आता है तो जो आप लोगों की मदर्स है वो तौल के देखती हैं, हाँ भाई 13.6 kg है कि नहीं, और नहीं है तो कहती है यू आर चीटर, गलत गैस दे के जैसे बहुतों के घर में होता है। तो इसलिए बता रहा हूँ सबके घर में स्प्रिंग बैलेंस। और नहीं तो तुम्हें समझ में आ गई बात कि नहीं? तो यहाँ पर क्या देखने क्या आ रहा है बताइए कि इफ वी पुट इन वाटर, इसको हम किस में डालें? किसी बीकर में, तो फिर इसका वेट क्या हो जाएगा बताइए? देन इट्स वेट रिड्यूसेस। वो सब अभी हम देखेंगे कि वो डूब क्यों जाती है। लेकिन ये देखो अगर हम इसमें डालेंगे तो कम हो रहा है, थोड़ा सा क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? yes. ये देखो थोड़ा ऊपर जा रहा है, जैसे मैं डालता हूँ फिर ऊपर आ जाता है, जा रहा है। मैं जबकि इसको हिला भी नहीं रहा हूँ, देख रहे हो? इसे नहीं हिलाऊंगा, जा रहा है कि नहीं जा रहा? सही है, सबने देख लिया। तो इस चीज पर हम देखेंगे, हम आते हैं इस प्रिंसिपल को धीरे धीरे। बात हो गई। जी माइनस में नहीं होता, आप उस क्लास में रहे नहीं होंगे। जी नहीं क्रिएटिव। अब आगे देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कैसी होती हैं, सम आर हैवियर और सम कैसी होती हैं, लाइटर। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे क्यूब हैं, तो इतना तो तुमको मालूम है कि कुछ चीज़ों की डेंसिटी कम भी हो सकती है, कुछ ही क्या हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। मेरे पास अलग अलग तरीके के मेटल क्यूब्स हैं, ये देखो दीज आर। लेकिन किसी किसी को उठाओगे, इसको उठाओ और एक इसको उठाओ, तो दोनों में फर्क है, ठीक है। ये देखो तो कुछ हैवियर है कुछ लाइटर है। बाकी लोगों को भी दे दो तो वो भी देख लें, सब पीछे भी दे दीजिए। अब आगे की बात करो, बयान फोर्स तो आपको कंफर्म हो गया कि लगता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आगे की बात करते हैं, बात कहाँ अटक रही है कि अगर चीज हल्की हुई तो क्या होगा पानी से, और भारी हुई तो क्या होगा। इतना ही तो तुम्हें समझना है, वो हम समझ। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझिए। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? तो देखिए, ये अभी थोड़ा जल्दी का सवाल है, प्रिंसिपल पहले बताएं तब तो पता चलेगा। बात की नहीं, थोड़ा हमें बताना पड़ेगा तब तो हम आपका सवाल लेंगे। हम बताएं नहीं आपको, कोई थ्योरी या फार्मूला ना बनाए, प्रिंसिपल सीधा आंसर देने लग जाए तो आप कहेंगे आर्किमिडीज सर आप पहले बताना चाहिए। तो पहले समझ लो, फिर उसी के बेसिस पर हम जवाब दे देंगे। चलो
इनका सवाल है कि डेड सी में इंसान तैरता क्यों? बहुत बड़ी बात है कि जो हमारा मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, वहां पे एक डेड सी है जो साल्ट से भरा हुआ है, उसमें इंसान लेट के किताब पढ़ता है। बहुत बड़ी बात है। इनका मतलब इनको जियो पॉलिटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा। अब हम लो विकार डूब नहीं सकता, इसका मतलब इन्हें डेंसिटी का आइडिया है। ये दोनों एक साथ पढ़ती हैं। अब हम उस चीज को समझने के लिए पहले यहाँ देखें, तब फिर ये देखेंगे कि डेड सी में इंसान तैरता क्यों। चलो सवाल आपका भी लेंगे, पहले ये लेंगे जो Why does, देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इन टेस्ट का हमने करा दिया, चेक कर लो। 1 भी करा दिया है, ये दोनों ही कवर्ड हो गए। और तीसरा सवाल देखिए कि why does an object float or sink in water? Some objects are heavier. Some objects क्या होते हैं? देखो तीसरा सवाल है, some objects are heavier than water, और some क्या होते हैं? So and some are, और कुछ क्या होता है बताइए? Lighter than water. Some are more denser, और कुछ कैसे होंगे? कुछ heavier होते हैं and some are less denser. जैसे आपके हाथ में क्यूबिकल ब्लॉक है तो क्या होगा? बोलो, बात समझ में आ गई? देखिए सोनाक्षी, देखो उसको, चेक करो। अब देखो, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन दैट सम ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड सम क्या होंगे? बोलो, सम सिंक। तुम लोगों को मरकरी हमने दिखाया, मरकरी हाथ में उठा के देखा है? मरकरी देखा है जिज्ञासा? नहीं देखा? ऐसा करके तो सबको दिखाया है। तो कुछ कुछ भारी होती हैं चीजें और कुछ क्या होती हैं? हल्की होती हैं। ये चीज अब हम देखें, मान लीजिए ये देखो, इसमें मरकरी है, हाफ बॉटल है, लेकिन उठा के देखो सर आरिश को बात भारी लग रहा है। देखो तो कुछ ये देखो है, और सबने देखा है? ये देखो, और सबका देखा हुआ है ना? चलो अब आगे की बात को, इतना तो तुम ये एग्री करते हो कि कोई चीज भारी हो सकती है। चलो अब एक सवाल का जवाब दो कि मान लीजिए देयर आर 3 डिफरेंट बीकर्स, 3 बीकर ले लिए। एक में हमने प्लास्टिक लगा दी, ये प्लास्टिक का क्यूब है, सही है। और एक में अभी आपके हाथ में 2 ब्लॉक हैं, ये एल्यूमिनियम है और एक तीसरा वाला लेड है। लेड ज्यादा भारी है, अभी तुमने एक्सपीरियंस किया कि एक ज्यादा भारी था काले रंग का, वो वाला ज्यादा भारी था, और ये प्लास्टिक है, सही है। सबका बिल्कुल एक जैसा साइज है, साइज भी सेम है, ऐसा ही प्लास्टिक का भी मैं दे दूं। तो तुम ये मुझे बताओ कि ये जो भी है, ठीक है, ये प्लास्टिक है, ए वाला कौन सा है और बी क्या है? तो ए प्लास्टिक, बी एल्यूमिनियम और सी क्या है? लेड। लेड बहुत भारी है, हैवियर देन, सही है। अच्छा ये बताइए तैरेगा कौन, डूबेगा कौन? ये भी तुम्हें बताना, कौन सा तैर सकता? बोलो संजना, आप बताओ। और ये दोनों एल्यूमिनियम, करेक्ट। ये जैसा इन्होंने बताया कि these two are heavier than water, so will sink. That is aluminium और lead, ये दोनों क्या हैं? heavier। तो इसलिए इन वाटर, अभी हाथ में लेके देखा होगा, इसी वजह से बोल रहा है,
सो यहाँ तक तुम्हें समझ में आई बात है? ये बिल्कुल नॉर्मल हम लोग डे टू डे देखते हैं, डालोगे एल्यूमिनियम अभी डूब जाएगा, इवन इतनी तेजी से टूटे कि जो बीकर एक ग्लास उसका पेंदा भी तोड़ दे, इतना भी तेजी से। सही है? अच्छा, ये प्लास्टिक क्या करेगा बोलो? लाइटर देन वाटर, सो फ्लोट। ये क्या करेगा बोलो? लाइटर देन वाटर, सो फ्लोट। यहां तक बात समझ आ गई? तुमको ये बताना है कि ये जो है हमारे पास एक इस तरीके का स्टील का ये लूं और एक इतना प्लास्टिक का लूं, तो तुम मुझे बताओ ये चीज अपने जितनी इसमें वॉल्यूम है उतना पानी हटाएगी कि उससे ज्यादा भी हटा सकती? तुम्हारे पास दो क्यूब हैं, एक बहुत भारी एक हल्का है, क्या दोनों बराबर पानी हटाएंगे? ये जब यहाँ पर अंदर डूबेगा तो इससे पानी गिरेगा, वाटर गिरेगा, उसको बीकर में इकट्ठा करो और इससे भी गिरेगा। ये भारी है, ये लेड का है, लेड प्लम्बम होता है, क्या होता है? और एल्यूमिनियम को एल कहते हैं। ये मुझे बताओ अब इससे भी पानी इकट्ठा करो, इससे किसमें ज्यादा पानी हटेगा? ये भारी है, पीबीज है, दोनों का एक जैसा ही साइज है, कौन ज्यादा पानी हटाएगा? दोनों सेम। अच्छा, दो लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, दोनों के आंसर के देखते हैं। अविश कह रहे हैं कि जब लेट जाएगा तो वो जहां डूबेगा अधर कभी हटाएगा, हटो हवा आने दो। ये वो कह रहे हैं वो जितना डूब रहा उतना ही नहीं हटा रहा, और भी हटेगा, हटो बहुत भारी हवा तो आए कम से कम। ये उस तरीके से सोच रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है, ये भारत, इट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। और ये कह रहे हैं नो सर, जितना डूबता जाएगा उतना ही तो पानी हटाएगा। तो अगर कोई चीज भारी है तो इनकी बात सही है, इट विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। कितनी जगह है उसकी? दो क्यूब दिए थे तुमको, एक भारी था, एक हल्का था, लेकिन वो जब डूबेगा तो उतनी तो करेगा कि अगल बगल हवा के बबल बना डालेगा, नहीं बनाएगा ना? तो क्या कहोगी बताओ सोनाक्षी कि इफ ऑब्जेक्ट इज डेंसर देन वाटर इट विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स, इतना ही तुम्हें समझना। बोलो बात समझ आ गई? लिखो इस चीज को। तो इन दोनों केसेस में क्या तुम नवदीप इस सेंटेंस को रिपीट कर सकते हो जो अभी इन्होंने बोला? आप बताओ, आरिश बताओ। इफ इट इज ये, अगर ये हैवी है तो क्या करेगा? अपने वॉल्यूम जितना डूबेगा उतना पानी हटा देगा, जितना डूबा उतना पानी से क्या किया? गिरा दिया। सही है? और अगर लाइटर है, ये देखो, अगर हल्का है तो बताओ उसने कितना पानी हटाया? जितना उसका वेट है। हल्का है तो उतना पानी हटेगा क्योंकि उतना ही वो डूबेगा, अब उतना इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, पूरा नहीं डूबता ना हल्की चीज। तो इफ ऑब्जेक्ट इज लाइटर देन वाटर इट विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स वेट। सही है? कितना वाटर हटाएगा? इक्वल टू इट्स वेट। एंड इफ इट इज हैवियर देन वाटर इट विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स। ये दो चीज समझ लो, फिर बाकी आगे सब समझना। इसे लिख भी लें। इफ ऑब्जेक्ट इज लाइटर, इफ ऑब्जेक्ट इज लाइटर इट विल डिस्प्लेस, कितना पानी हटाएगा जिगिशा? वाटर इक्वल टू इट्स, इक्वल टू इट्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो कई बार आ चुका है। और इफ ऑब्जेक्ट इज हेवियर देन वाटर, किससे? ये सब पानी की अपेक्षा किया गया है। देन वाटर इट विल डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स। दिव्या सेंटेंस पूरा करो। बोलो। करेक्ट। जैसा कि बहुत बड़ी बात है, सरपंच बनने के प्रयास। नो, इन्होंने कहा इक्वल टू इट्स वेट। अब से तुम ये बताओ। हाँ बोलो।
इनके जिसका स्पाइन मुड़ा है वो कभी आंसर दे ही नहीं पाएगा, उसका रिस्पॉन्स सिस्टम इतना गजब का बिगड़ा होगा वो कुछ नहीं बता पाएगा। दैट इट इज इक्वल्स टू, तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, जो नहीं दे रहा वो बैठा कैसे, हर चीज़ तुमको पता चलती है। आगे की बात समझ, इतनी बात पूरा समझ में आ गया। अब आगे की बात देखिए, लेट अस नाउ स्टडी। हल्की चीज अपने वेट के बराबर पानी उठाएगी और भारी चीज अपने वॉल्यूम के बराबर। अब इसकी बात फर्जीवाड़ा है कि हवा आने दे, वो बिल्कुल गलत बता रहा है, वैसा तुम कभी मत समझना। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जरा ये देखो। इट सेज कहते हैं कि भाई पानी कितना भी हटाए, लेकिन जितना हटाएगी उसके वेट के बराबर ही इस पे अपथ्रस्ट लगे। ये कहना हमें लेना देना नहीं है, तो सबको पता है। बच्चा 10 साल का होता है जब ही जान जाता है। ये कहना ये तो सभी को मालूम है कि भाई जो चीज़ हटेगी अपने वॉल्यूम के बराबर हटा लेगी पानी, फिर वहाँ चली जाएगी। सही है। इनका क्या कहना था कि जितना पानी हटाएगी उसका वेट कर लो, न्यूटन में आएगा वेट, उतना ही उस पर अपथ्रस्ट। Whatever volume of water is displaced, इसमें जितना पानी है इसका W is equals to mg निकालो, इतना इसमें क्या लगेगा, अपथ्रस्ट। वो बात अलग है कि यहाँ इसने जो पानी हटाया वो बहुत कम है। वो कितना है, इन लोगों ने हटाया वो सेम है। वो कैसा है, ज़्यादा है। सही है। लेकिन जितना भी पानी हटाएगी, अगले पेज पे ऊपर में लिखा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पढ़ो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहते हैं, that if a body is immersed, if a body is immersed, कैसा इमर्स किया गया बोलो, fully और partially in a fluid, तो क्या होगा, it experience an upward force, it experiences an upward force। वो फोर्स किसके इक्वल होगा, which is equal to weight of liquid displaced। चाहे वो आंशिक रूप से डूबी रहे या पूरी तरीके से, इस पे जो अपथ्रस्ट लगेगा वो किसके इक्वल होगा। मेरा कहने का मतलब है प्रियांशु, मान लीजिए मैंने प्लास्टिक इसमें डाल दी। अच्छा, प्लास्टिक के डालने से इसमें से वाटर गिर रहा है और ये प्लास्टिक पूरी तो नहीं डूबी है, लेकिन एक थोड़ा सा डूब के तैर रही है। सही है। इसने जितना पानी हटाया, अगर वो पानी 2 kg है, क्या है बोलो, 2 kg पानी से हटा दिया, क्या आप मुझे बताएंगे इस पे लगने वाला अपथ्रस्ट क्या होगा। 20 न्यूटन। इस पर लगने वाला अपथ्रस्ट 20 न्यूटन होगा। इसका वेट कितना होगा, 20 न्यूटन। इसका वेट ये कहना 20 न्यूटन होगा। इसका मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, अगर चीज हल्की है, एक लाइन इन्होंने यहाँ से भी पढ़ ली कि वो अपने वेट के बराबर ही हटाएगी, जितना उसका मास उतना ही। इन्होंने दो बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। बहुत कम लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं, सालों में आते हैं। चलो, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता दी। क्या क्या बताया जरा देखो। पहली बात, अगर यहाँ 2 kg है, जितना पानी हटाया उसका वेट निकालो। कितना पानी हटाया उसका वेट निकालो, mg से निकालोगे ना। दैट इज वेट कितना होता है, mg। 2 किलो की चीज है 10, तो बोला इसका पानी का वेट, ये किसका वेट है बोलो, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वो कितना आ गया, और जितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है, पढ़ो यहाँ पे, which is equal to weight of water displaced, the object will experience a upthrust, किसके इक्वल, weight of water। इन्होंने मन ही मन में उसको निकाला। मैंने 2 kg दिया था, लेकिन 20 न्यूटन निकाला कि नहीं निकाला।
अब बोला जितना है सर इतना ही अपथ्रस्ट लगेगा। हमने कहा फिर इस पर वेट कितना है? बोले सर अपथ्रस्ट वेट के इक्वल होगा तभी तो तैर रही है। भाई दो फोर्स एक दूसरे को कट कर दिए। बोले 20 ऊपर लग रहा है 20 नीचे लग रहा होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अपथ्रस्ट वेट से ज़्यादा हो जाए? बोलो, कभी नहीं। अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो पानी में तुमने डाला वो हवा में उड़ने लग जाएगी, वो पानी उड़ जाएगी। क्या कोई चीज़ डालोगे प्लास्टिक? अपथ्रस्ट तो कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये बात समझ आ गई कि नहीं? एक बार आपको अनिकेत तो कुछ चीजें बतानी है। दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब बोलो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताइए। Sir, if a body is immersed fully or partially in water, it experiences. आप बताओ। दीपिका बताओ। सोनाक्षी, देखो मैं फिर से बता दूं, यदि एक वस्तु किसी द्रव्य पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई गई हो तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके द्वारा विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। हिंदी में भी बोल सकती हो, फारसी में भी। ये नहीं तुम इंग्लिश इज सो हार्ड। आप इंग्लिश का तो बिल्कुल भी वो सपोर्ट करो आप लोग। अब आप दो चीज बताओ। If a body is less denser than water, then it will displace water to equal to what? If a body is more denser than water, then it will displace water equal to what? Volume. One Pascal को define करो। Define करिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताओ। हाँ अविश बताओ। अब बोलो। हाँ अब आगे की चीज देखिए। आपसे एक फाइल मेरे पास। अच्छा इतनी बात तुमको समझ में आ गई? जरा देखिए, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय अपथ्रस्ट इज इक्वल टू व्हाट? बोलो,
अपथ्रस्ट क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू, जो मास दिया होगा मास से ना समझना, उसका वेट निकालना। इट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। अच्छा, वो क्यूब्स आप लोगों ने देख लिए तो जमा करो। ठीक है, एक और था ना। हाँ चलो, ये लेड है और ये हुआ। अब देखो, नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशंस भी देखो। एप्लीकेशंस क्या है बताइए? एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पहला एप्लीकेशन क्या है? ये दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस माध्यम से बताइए, दैट इज लैक्टोमीटर। तो अगर लैक्टोमीटर डूब जाए तो क्या माना जाएगा? दो अलग अलग चीजें। जैसे आपके घर में दूधिया दूध देने आता होगा, ये देखो, इसको कहते हैं लैक्टोमीटर। इसका क्या नाम है? ये दूध की शुद्धता की जांच करता है। इसमें ये बताया जाता है, अलग अलग निशान है। अगर येलो में पहुंच गया तो इसका मतलब दूध शुद्ध है, और अगर ज्यादा डूब गया तो पानी है। सो इट इज फॉर चेकिंग। ये येलो पोर्शन में रह रहा है, तो इसका मतलब है कि प्योरिटी। और अगर उससे ऊपर चला गया, ज्यादा डूब गया, तो दैट मीन्स इट इज वाटर उसमें ज्यादा है। समझ आया कि नहीं? जैसा कि हमने एक बीकर दिखाया था, वो बीकर में पानी था, कहीं रखा था मैंने, ठीक है, तो उसी में चेक कर लेते हैं। ये देखो, इसमें डाला जाएगा। जब तुम्हारे घर में दूधिया दूध देने जाए तो इसमें डालो, और फिर उससे पता चल जाएगा। और पानी ले लेते हैं। अब ये ठीक है, थोड़ा सा और जैसे तैर रहा है, तो ये कितना तैरे, डूबा नहीं है। ये क्या है अभी? ये देखो, हो सकता है ये हल्का सा तैरे, और डीपर लेंगे तो तैर जाएगा। सही है, थोड़ा सही है, हल्का हो जाएगा। सही है, तो ये फिर इससे पता चल जाएगा कि कैसा है। पानी और डालेंगे तो क्या होगा इसमें? दैट मीन्स ये और फ्लोट करेगा। तो पहली चीज क्या है बताओ? ठीक है, जो भी होगा इसी से चेक किया। तो इससे क्या पता चलता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल को किस में अप्लाई करते हैं? फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। दूसरा क्या होगा? ये सवाल जरूर आएगा इस जो आपका टेस्ट होने वाला, ये जरूर फॉर सर इस हफ्ते एग्जाम, बोलो, इस हफ्ते एग्जाम इसी में आएगा ये क्वेश्चन। फॉर चेकिंग प्योरिटी ऑफ मिल्क विद लैक्टोमीटर। और दूसरा क्या है? फॉर हाइग्रोमीटर। किसी जगह की, किसी कमरे की नमी कितनी है, तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर। ठीक है, एज हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का क्या मतलब है? टू चेक मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर। तीसरा क्या है? फॉर डिजाइनिंग शिप्स। तीसरा कौन सा है बोलो? फॉर डिजाइनिंग ऑफ शिप्स। चलो देखिए, फॉर आगे देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर वेइंग मशीन आपका वेट 42 kg दिखा रही है तो बताओ, अगर उसी वेइंग मशीन को मैं स्पेस में ले जाऊं और आपको, तो आपका वेट वो 42 kg दिखाएगी, कम दिखाएगी या ज़्यादा दिखाएगी? 42 kg वो जी से डिवाइड करके दिखाती है, मतलब वो kg मास ही दिखाएगी, जी तो मशीन कर ही लेती है इतना कैलकुलेटर होता है। तो मुझे बताओ, अगर स्पेस में वो मशीन हो तुम्हारे ऊपर साथ में, तो ज़्यादा दिखाएगी कम? बोलो। Hygrometer is used for determining density of liquid. डेंसिटी ऑफ लिक्विड करो, लिखो, ठीक है। हाइग्रो, हाँ ऐसे लिखो, टू चेक, टू डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। Sir, hydrometer. हाइड्रो है, हाँ, तो ठीक है, हाइड्रोमीटर सही। अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा, इंटरेस्ट क्वेश्चन देखिए कि आपका वेइंग मशीन कितना वेट दिखा रही है, तो लिखिए ऐसा है जैसे आप खड़े हो और आपका वेट वो कितना दिखा रही, बोलो, वेइंग मशीन। तो आप ये समझो कि आपके ऊपर आपने क्या हवा डिस्प्लेस कर रखी है, तो उतना तो अपवर्ड फोर्स लग ही रहा है। आपके ऊपर एक अप थ्रस्ट है, इसको अप थ्रस्ट कहेंगे, एफबी बयान फोर्स को क्या कहते हैं, एफबी। तो अगर ऐसे में वो आपका वेट 40 kg दिखा रही, वो वास्तव में वेइंग मशीन है, लेकिन वो जी से डिवाइड कर लेती है, क्योंकि किसान को जी से क्या लेने देना, उसको अपना मास चाहिए कि नहीं। उसको 400 न्यूटन बताओ, वो कुछ समझ पाएगा क्या? तो रेलवे में मशीन अगर 4 न्यूटन में बताने लग जाए तो आधे लोग समझ ही ना पाए बता क्या रहा है। तो मशीन अंदर ही अंदर जी से डिवाइड करके बता देती है, आपको केजी बता देती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको मशीन पे खड़ा रखूँ, पीछे से कोई कमीज पकड़ के उठा ले, यही तो बयान फोर्स है। आप जहाँ खड़े हो, ये वास्तव में आप हवा डिस्प्लेस कर रहे हो। आपके, हम सभी लोगों के ऊपर एक अपथ्रस्ट लग रहा है, क्योंकि हम लोग लिक्विड में जैसे लिक्विड डिस्प्लेस करते हैं, ये भी तो फ्लूइड है। एयर क्या है बताओ? तो हम सब लोगों पे एक बयान फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो दैट मीन्स दैट इज मशीन इज शोइंग द वेट इन प्रेजेंस ऑफ अपथ्रस्ट। सो इफ देयर इज नो अपथ्रस्ट, सो रियल इसका वेट क्या होगा? अपथ्रस्ट इज नॉट देयर, कोई इसको पकड़े हुए है छोड़ दे तो क्या वजन ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तो एक्चुअली तो उसका वजन ज़्यादा है, अपथ्रस्ट की वजह से कम दिखा है। हम सभी लोग मशीन पर खड़े होते हैं तो हम पर एक अपवर्ड फोर्स भी तो लगा हुआ है। 4 बैलून और बांध दो और कम दिखा देगी। हवा वाले बैलून होते हैं कि नहीं, समझो वही चीज़ है। और ज़्यादा बांध दो तो उड़ ही जाओ सीधा, फिर जीरो पे। तो इट इज शोइंग वेट इन प्रेजेंस ऑफ अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। इफ देयर इज नो अपथ्रस्ट, सो आवर वेट इज मोर देन द वेट शोन। दोनों बात समझ में आ गई? देखो, इट इज शोइंग, और ये जो है ये मशीन में देख रहा है नीचे, अरे मेरा इतना वेट, it is showing weight in presence of upthrust acting on it. So his real weight कैसा होगा बोलो? Weight is more, और मास की बात की गई है, 40 kg दिखा रहे, 42 kg, मोर देन 42 kg, 42 लिखा। अगला सवाल देखें, अगर मशीन में अविश 100 किलो रुई है और 100 किलो आयरन है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कौन ज्यादा भारी? सर बोलो, बताइए। ये कॉटन है या आयरन है, कौन ज्यादा भारी? हाँ बोलो सर आयरन। करेक्ट। हमेशा जो जीनियस है वो जीनियस है। कॉटन क्योंकि सर वो डिस्प्लेस किया हुआ है ना उसने। उसने तुरंत बता दिया कि कॉटन में ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस किया, इसलिए कॉटन ज्यादा भारी है। कैसे अनिकेत ने बताया? टैलेंट है, बता रहा, एंजॉय कर रहा है टैलेंट को। देखो बहुत बड़ी बात इसने बताई, बोला कॉटन इज हैवियर। अनिकेत ने बहुत बड़ी बात बताई है, तो स्टडी है डीप, बहुत स्टडी होनी चाहिए। इन्होंने कहा इस पर अपथ्रस्ट ज्यादा लग रहा है, और तब भी ये 100 बता रही है, और ये तो जरा सी हवा डिस्प्लेस कर रही है।
इस पर अपथ्रस्ट अगर मान लो इस पर 10 न्यूटन का लग रहा है, तो उतना इस पर 30 न्यूटन लगेगा। क्या लगेगा? यानी 30 न्यूटन को तुम 3 kg समझो। ज्यादा हवा डिस्प्लेस करोगे, जो ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, मोर द वाटर इज डिस्प्लेस्ड, उतना ही पानी वहां ज्यादा गिरेगा। तो क्या ज्यादा थ्रस्ट लगेगा कि नहीं? ये तो डिस्प्लेसमेंट है। सो मोर एयर इज डिस्प्लेस। अगर इसको स्पेस में रखो, 30 न्यूटन 3 kg के बराबर होगा, 103 kg दिखाई। और 10 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 1 kg। हटा दो सारा इसको, तो तुम लोग चलो स्पेस में आओ, वहाँ फेयर गेम होगा। तो ये 101 किलो निकलेगा, ये कितना निकलेगा? 103। इसको 3 आदमी पकड़ रखे हैं, अब थ्रस्ट इस पे ज़्यादा है, तब भी ये 100 दिखा रही है, और उसको एक आदमी पकड़ रखा है। बोलो बात समझ में? अब इसको लिखें और आपको इनाम नहीं मिलेगा। अब आगे टैलेंटेड को क्या देना। चलो आगे की बात समझें। दैट इज कॉटन डिस्प्लेसेस मोर एयर। क्या कर रहा है? सो there is more of thrust on so there is more of thrust on cotton white, जबकि आयरन क्या कर रहा है? बोलो। आयरन displaces less air, so there is less of thrust on iron. So actual mass of cotton is more than iron. Iron. बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes. क्योंकि ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, तब भी 100 दिखा रहा है। हटा दो उसको तो 3 kg का और आ जाए। सही है कि नहीं? सो कॉटन हैज मोर मास। 3 kg, इसका 3 kg से बैलेंस हो रहा है, उसका 10 kg से बैलेंस। सर एक बार और समझाइए। इस चीज को आप समझिए। कॉटन हैज मोर मास देन आयरन। अब जरा समझो इस चीज को कि वास्तव में कि वेट, इस चीज को लिखो, वेट ऑन मशीन। वेट ऑन मशीन क्या होगा? बोलो। इट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट और माइनस अप थ्रस्ट। इस चीज को अभिनव तुम समझो तो तुम्हें पूरी बात समझ आ जाए। जरा इस चीज को समझो। ये मैंने क्या लिखा? मान लीजिए कि अभी देखो, ये एक मशीन पर खड़ा है, ठीक है। अब अगर इसका, मैं न्यूटन पे लिख रहा हूँ, 400 न्यूटन है, ये वेट है। अभी इस पर 400 न्यूटन है, इस पर कोई थ्रस्ट नहीं लग रहा। सोचो स्पेस में। तो अब अगर मान लो इस पर एक अपथ्रस्ट लगने लग जाए 50 न्यूटन का, कितने का लग जाए? 50 न्यूटन का। तो ऐसे में दो अलग अलग चीजें हैं। इस व्यक्ति को मैं दो जगह बना रहा हूँ। ये देखो, एक है कि जब इस पर कुछ भी नहीं था तो इस पे 450 न्यूटन, और अब देखो इस पर कितना है? वास्तव में ये जो नीचे, इसका एक्चुअल मास 450 न्यूटन ही है। इसका एक्चुअल मास कितना है? वेट। लेकिन अब मशीन 400 न्यूटन क्यों दिखा रही बता? क्योंकि इस पर मैंने 50 ऊपर लगा दिया, तो 50 से 50 कट गया। और आदमी आ जाए जो पूरा 450 लगा दे तो मशीन 0 दिखाएगी। तो बोलो एक्चुअल वेट किसके इक्वल होगा? दैट इट इज इक्वल्स टू, रीडिंग ऑन मशीन इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट। उतना तो कम करते रहेंगे ना, जितना उठाओगे उतना कम दिखाएगी मशीन पे जितना। तो बोलो एक्चुअल वेट क्या होगा? वेट ऑन मशीन प्लस अप थ्रस्ट। माइनस की चीज उधर चली जाए तो क्या होगा? क्या प्लस नहीं हो जाए? तो बोलो अप थ्रस्ट किस पे ज्यादा है? तो एक्चुअल वेट का फार्मूला निकालो। एक्चुअल वेट क्या हुआ बोलिए? इट इज इक्वल्स टू वेट ऑन मशीन, और फिर क्या लिखोगे? प्लस अप थ्रस्ट। अच्छा, दोनों का वेट ऑन मशीन कितना दिखा रहा है रुई और इसका? जरा मुझे बताइए। 100 तो kg है, लेकिन g से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, 9.8 से करोगे, और प्लस अप थ्रस्ट। तो अब मुझे बताइए अप थ्रस्ट किस पे ज़्यादा है?
बोलिए। As upthrust on cotton is more, so its actual weight is more। अब बात समझ में आ गई थी भाई, ये चीज अपथ्रस्ट किसमें ज्यादा है, कॉटन ने ज्यादा हवा हटाई तो उस पे जो जितना ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, अभी पीछे चित्र बनाया था कि नहीं, जो ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसमें ज्यादा अपथ्रस्ट होगा। कौन ज्यादा हवा डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। सो देखो, एज अपथ्रस्ट ऑन कॉटन इज मोर, तो ज्यादा चीज इसमें जोड़ दोगे तो एक्चुअल वेट ज्यादा नहीं आ जाएगा, Yes, sir. सही है। देखो, एज upthrust on cotton is more, so actual weight of cotton is more। अब इसके 4 सवाल बाकी हैं, कल वो मैं करा दूंगा, और फिर इसके बाद आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के सभी कॉन्सेप्ट कल किए, इतना काम कर करना, ठीक है। और टिश्यू खुद तैयार कर लेना, टिश्यू का कोई क्वेश्चन पूछना एक्सरसाइज का तो पूछ लेना, अदरवाइज पूछ लेना। सर 10 का एक्सचेंज आएगा।